नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवालिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं बंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान। आप सभी का बहुत स्वागत है। इस खास पेशकश में हम बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की और खास जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में इंदौर से आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अजय हाटिया, जो देवी अहिल्या हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर इंदौर के कैंसर रोग विशेषज्ञ और डायरेक्टर हैं। डॉक्टर अजय, आपका बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में, उसके उपचार के बारे में, साथ ही साथ अगर कोई कैंसर पेशेंट इस बीमारी से जूझ रहा है तो उसे क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, खास तौर पर कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अजय हाटिया थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, उनसे हम उन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। तो देखिए, कैंसर कैसे होता है, इसकी पहचान कैसे होती है, खास तौर पर किस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में इसके सबसे ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं और किसे सबसे ज्यादा खतरा होता है, और इससे बचने के लिए किस तरह की लाइफस्टाइल हम अपनाएं, ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम डॉक्टर अजय से लेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के उपचार से किस तरह से कैंसर को ठीक किया जाता है, इसकी जानकारी भी हम लेंगे। कीमोथेरेपी और रेडिएशन के क्या कुछ दुष्प्रभाव होते हैं, वो हम सभी लगातार देखते हैं, तो इसे लेकर भी चर्चा होगी। और कैंसर जैसी बीमारी को कैसे होम्योपैथी के जरिए ठीक किया जा रहा है, इसे लेकर भी बातचीत करेंगे। कई चुनौतियां जो इस बीमारी से जूझने में आती हैं, खासतौर पर पेशेंट को, उसके परिवार को भी और डॉक्टर्स को भी। तो मेडिकल फील्ड में एक बड़ा चैलेंज है कैंसर, जिससे निपटने के लिए लगातार नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। और डॉक्टर अजय हाटिया हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर अजय, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर अजय, बिना किसी देर के चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि कैंसर होने की वजह क्या है, कौन से वो मुख्य कारण होते हैं जिसके चलते किसी को भी कैंसर की बीमारी हो सकती है। देखिए, कैंसर होने की वजह कुछ नोन फैक्टर है, कुछ अननोन फैक्टर हैं। आज के समय हमारा एक एटमॉस्फेयर है जिसमें बहुत सारा पॉल्यूशन है। इसके अलावा हमारा जो भोजन है उसमें जो पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी एक कैंसर का एक महत्वपूर्ण कारण है। तीसरा नोन फैक्टर है जिसके अंदर हम बोलते हैं टोबैको च्यूइंग, अल्कोहल का ज़्यादा सेवन। ये जो चीज़ें हैं ये कैंसर को बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ के अंदर डब्बा पैक जो फूड होता है, इसका आजकल हमारी जो नई जनरेशन है, यंगस्टर हैं, वो अधिक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से कैंसर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से बिगड़ती लाइफस्टाइल है वो भी एक तरह से वजह साबित हो रही है कैंसर की। और डॉक्टर अजय, कैंसर की अगर हम शुरुआती लक्षणों की बात करें तो कोई कैसे पहचाने कि उसके अंदर कैंसर सेल्स डेवलप हो रहे हैं, क्या वो लक्षण होते हैं जो सबसे शुरुआती तौर पर हम खुद के सेल्फ असेसमेंट से पहचान सकते हैं। देखिए, क्या होता है कि कैंसर जब हमारे शरीर में होता है तो ऐसा हमारा मानना है कि 6 महीने साल भर पहले हमारे शरीर में वो आ चुका होता है। वो एक सिम्टम्स के रूप में आता है। एक सिंपल सी बात करूं कि यदि इनडाइजेशन हो रहा है, हाइपर एसिडिटी हो रही है, पाइल्स हो गया है, ब्लीडिंग हो रही है, खाना खाने में दिक्कत हो रही है, या कई गाल में या जीभ में कोई छोटा सा छाला हो गया है, या ब्रेस्ट में कोई नोड हो गई है, तो उसका हमें उसी समय किसी भी हमारे जो फिजिशियन है, डॉक्टर हैं, उनसे हमें संपर्क करना चाहिए और उसका हमें तुरंत निदान करना चाहिए। उसकी हमें प्राइमरी रूप से उसकी इन्वेस्टिगेशन यदि हम करा लें, सीटी स्कैन करा लें, सोनोग्राफी करा लें, पैथोलॉजिकल जांच करा लें, तो उससे हम प्राइमरी स्टेज के अंदर कैंसर को हम पकड़ सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। मगर होता यह है कि कैंसर कई बार 6 महीने या साल भर पहले हमारे शरीर में आता है और वो हमें 3rd स्टेज या 4th स्टेज के अंदर हमें पता लगता है। तो उस कंडीशन के अंदर जब पता ही हमें देरी से लग रहा है तो फिर ट्रीटमेंट करना भी थोड़ा सा असंभव होता है उस समय। निश्चित तौर पर, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट्स जिनकी कैंसर के चलते मौत हो जाती है या क्रिटिकल कंडीशन होते हैं, उनका यही कहना होता है कि जो कैंसर उनका डिटेक्ट हुआ वो 2nd स्टेज के बाद हुआ या 1st स्टेज के बाद हुआ। इसे डिटेक्ट करना ही एक सबसे बड़ी चुनौती अक्सर हमने देखा है कि सामने आती है। डॉक्टर अजय, कैंसर की शुरुआती पहचान में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है और इसके लिए साथ ही नई तकनीकें और रिसर्च से कितना सुधार हुआ है? देखिए, रिसर्च तो हमने बहुत की हुई है और हमारे पास लेटेस्ट ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम कैंसर का पता लगा लेते हैं।
परंतु हमारे पास ऐसी अभी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो ये बता दे कि हमें 6 महीने बाद या साल भर के बाद हमें कैंसर होगा। जब हम सिटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, पेट स्कैन कराते हैं, तो वो हमें ये बताते हैं कि ये कैंसर हमारे शरीर के अंदर 6 महीने पहले आ चुका है और उस स्टेजेस हमें पता लगती है कि वो मेटास्टेटिक स्टेज के अंदर पहुंच गया है। तो टेक्नोलॉजी तो हमने बहुत सारी अडॉप्ट कर ली है, परंतु वो टेक्नोलॉजी कैंसर को डायग्नोस करने में डिले ही हमें पता लगता है और यही एक कारण है कि जब डिले पता लगता है तो कैंसर का उस समय लिमिटेड फिर हमारे पास ट्रीटमेंट होता है, वही ऑपरेशन किया जाता है, कीमोथेरेपी की जाती है, सर्जरी की जाती है। जी, बस यही इसका ट्रीटमेंट है। डॉक्टर अजय, अगर हम आसान भाषा में, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर वो समझना चाहे कि कैंसर मेटास्टेसिस क्या होता है, स्टेसिस माफ करेगा, मैं करेक्ट करना चाहूंगी, ये क्या होता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? देखिए, आसान भाषा में ये बताऊं कि प्राइमरी रूप से यदि कैंसर हमें गाल ब्लैडर में हुआ है, पित्त की थैली के अंदर हमें कैंसर हुआ है, तो वो जाके है लीवर या पेनक्रियास या कोलोन के अंदर, ये नेक्स्ट स्टेज के अंदर ये पहुंच जाता है। तो जब डायग्नोस होता है तो वो गाल ब्लैडर में होता है, परंतु वो 1 महीने, 2 महीने या 4 महीने बाद वो लीवर और पेनक्रियास और अन्य ऑर्गन्स के अंदर पहुंच जाता है। कई बार वो लंग्स में पहुंच जाता है, कई बार वो ब्रेन में पहुंच जाता है। तो प्राइमरी जो स्टेज के अंदर कैंसर होने के बाद वो सेकेंडरी स्टेज में पहुंचे तो वो मेटास्टेटिक कैंसर कहलाता है। निश्चित तौर पर डॉक्टर अजय, क्या किसी हमने देखा है कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स का कैंसर अलग अलग होता है, टंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और टेस्टिकल्स का कैंसर होता है, क्या शरीर के एक पर्टिकुलर हिस्से पर भी ये डिपेंड करता है कि वो कितना खतरनाक हो सकता है, और क्या स्टेजेस के हिसाब से और बॉडी पार्ट्स के हिसाब से इसका जो डेंजर लेवल है वो बढ़ता है या घटता है? देखिए, क्या होता है कि कैंसर, जैसे आपने बताया है कि कैंसर अलग अलग पार्ट में, यदि माउथ में हो तो वो टंग कैंसर हो सकता है, ओरल कैंसर हो सकता है, थायराइड कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होने के कारण मेटास्टेटिक स्टेज पहुंच जाता है, लीवर, लंग्स हो सकता है, कोलोन हो सकता है, रेक्टम हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के ये जो कैंसर हैं, और इसके अंदर सबसे एग्रेसिव जो कैंसर जो माना जाता है वो एक ब्रेन का माना जाता है, लंग्स का माना जाता है। पेनक्रेटिक कैंसर जो होता है वो सबसे एग्रेसिव होता है। साथ के अंदर हम कहते हैं कि जो ओरल जो कैंसर होता है, वो ओरल कैंसर जब वो सेकंड और थर्ड स्टेज में सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में चला जाता है तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट की रिकवरी बहुत मुश्किल से होती है, या कुछ होती भी है तो सर्वाइवल उसका 2 साल 3 साल से ज्यादा नहीं होता है। बिल्कुल, क्योंकि कई सारे ऐसे पेशेंट्स देखे जाते हैं जिनका सर्वाइकल लिम्फ नोड में जब कैंसर पहुंच जाता है तो सर्वाइवल उनका मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं विल पावर भी एक बड़ा रोल निभाती है। डॉक्टर अजय, क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी के उपचार से कैंसर के मेटास्टेसिस को रोकने में सफलता मिलती है, और इसका कोई वैज्ञानिक आधार मौजूद है? हाँ, बिल्कुल। आपने एक जो बात कही कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हर प्रकार के कैंसर को ठीक करने की क्षमता इसके अंदर होती है, और हम जो कैंसर का जो हम कॉज जो मानते हैं कि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर हम बोलते हैं कि वेरिएशन ऑफ ब्लड इन लिम्फ इज द कॉज ऑफ द डिसीज। तो जो कैंसर जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर जो 1000 की संख्या में लिम्फ नोड्स होती हैं, और उस लिम्फ नोड्स के अंदर एक लीजन या गांठ बन जाती है, और बाद में वही एक मेटास्टेटिक का रूप लेके अन्य किसी ऑर्गन्स में वो पहुंच जाती है। तो हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम द्वारा हमारी जो मेडिसिन हैं वो ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करती है। साथ में हमारी मेडिसिन में टारगेट मेडिसिन होती हैं, जैसे लीवर के लिए अलग मेडिसिन है, किडनी के लिए अलग मेडिसिन है, पेनक्रियास के लिए अलग मेडिसिन है, ब्रेन के लिए अलग मेडिसिन है, लंग्स डिसीज के लिए अलग मेडिसिन है। तो इस प्रकार से हमारी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम मेडिसिन है वो कैंसर के हर स्टेज में बहुत प्रभावी होती है। और हमारे यहाँ ऐसे भी बहुत सारे जो पेशेंट हैं जो मेटास्टेटिक स्टेज के आए हैं, और उन पेशेंट्स को हमने हमारे ट्रीटमेंट के दौरान हमने 3 महीने से 6 महीने के अंदर वो पेशेंट मेटास्टेटिक स्टेज के कैंसर भी क्योर्ड हो गए हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन पैलेटिव ट्रीटमेंट के साथ में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट करने में सक्षम है। जी, डॉक्टर अजय, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाएं कि ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या होता है, इसमें किस तरह से ट्रीटमेंट पेशेंट का किया जाता है।
देखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति ये पूर्ण रूप से हर्बल प्लांट बेस्ड मेडिसिन है और हमारी मेडिसिन में 115 प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाल के हम लोग उसके प्लांट्स के हम जब कोएबेशन मेथड से जब मेडिसिन बनाते हैं तो उसमें से अल्कलॉइड्स और केमिकल निकाल लेते हैं, तो हमारी मेडिसिन में एनर्जी है। तो एनर्जी होने की वजह से इसका नाम इलेक्ट्रो रखा गया है और होम्यो वर्ड इसलिए डिनोट करता है कि ब्लड और लिम्फ की सर्कुलेशन को यदि हम हाइपर या हाइपो में यदि हम नॉर्मल कर दें तो वो होम्यो हो जाता है, वो सिस्टम मतलब पैथी होता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में किसी प्रकार की अशुद्धि, किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज हमारे शरीर के ऑर्गन्स के कम या ज्यादा काम करने की क्षमता को बराबर रूप से कर दिया जाए, तो इस प्रकार से ये मेडिसिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कहलाती है। और इस सिस्टम के अंदर, इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम के अंदर हर प्रकार की बीमारी का इलाज संभव है और कैंसर के अंदर ये मेडिसिन बहुत ही प्रभावी है। और हम देखते हैं कि हमारे पास जैसे बहुत सारे जो पेशेंट्स आते हैं जो अपना एलोपैथी इलाज जो होता है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, जिसका ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और रेडिएशन जिनका हो जाता है और दोबारा से जब रिकरेंस होता है तो पेशेंट की ये कंडीशन नहीं होती कि वो दोबारा से कीमोथेरेपी ले सके, या कीमोथेरेपी वो लेते भी हैं तो एक कीमोथेरेपी या दो कीमोथेरेपी के बाद में उनका शरीर, इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि उनको पेन डेवलप हो जाता है और उस स्थिति के अंदर हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट उनको मॉर्फिन देके घर विदा कर देते हैं कि अब इनकी आप सेवा करिए। तो ऐसे पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में आते हैं और उन पेशेंट्स को हम अपने हॉस्पिटल में 7 दिन से 10 दिन अपने हॉस्पिटल में एडमिट रखते हैं और यहाँ का हमारा जो प्रोटोकॉल है, पेशेंट की 3 बार थेरेपी की जाती है। जहां पर जिस ऑर्गन्स में कैंसर है वहां पर हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं। साथ में हमारे जो चक्रास हैं, जो हमारे एनर्जी का सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं, हमारी जो 7 जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, उनको मेंटेन करते हैं, वहां पर हम एक्सटर्नल एप्लीकेशंस करते हैं और साथ में इंजेक्शंस के रूप में, साथ में ओरल मेडिसिन खाने के लिए, पीने के लिए, इस प्रकार से हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमारे ट्रीटमेंट की खासियत ये है कि पेशेंट कितनी भी तकलीफें जब हमारे आता है तो कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में उसको आराम होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो पेशेंट रिकवरी करना स्टार्ट होता है। यदि उसको खाना नहीं खा रहा है तो खाना खाना स्टार्ट कर देता है, उसकी वॉमिटिंग हो रही है तो उसको वॉमिटिंग बंद हो जाती है, किसी ऑर्गन से उसको ब्लीडिंग हो रही है तो उसको ब्लीडिंग बंद हो जाती है, उसको पेन हो रहा है तो पेन उसका सबसाइड हो जाता है, पेन उसका खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी मेडिसिन हर प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस को रिकवर करते हुए और कैंसर को ठीक करने की क्षमता रखती है। निश्चित तौर पर डॉक्टर अजय, जिस तरह के केसेस आपने बताए हैं कि इतना सीवियर पेन, इतना सीवियर इशू होने के बावजूद भी अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी वर्क कर रही है तो आसान भाषा में जो लोग पेशेंट्स आपके पास आते हैं उनके लिए तो ये एक तरह से चमत्कार ही हुआ। डॉक्टर अजय, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्या कोई साइड इफेक्ट या रिएक्शन भी देखने को मिलते हैं पेशेंट्स पर? देखिए, हमारी जो मैंने आपको बताया कि हमारी जो मेडिसिन से उसमें से हम अल्कलॉइड्स केमिकल निकाल देते हैं, उसमें केवल एनर्जी होती है। तो इस वजह से हमारी इस मेडिसिन का 1% भी साइड इफेक्ट नहीं है जी। और तुरंत प्रभावी होती है। हमारी जो मेडिसिन होती है इस 3 प्रकार के इसके अंदर होता है। एक तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है और पेन को कम करती है, दर्द को कम करती है, उससे खत्म करती है। तो हम ये देखते हैं कि कैंसर जब होता है और कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो हाइपोक्सिया होते हैं, वो ऑक्सीजन को खाने का काम करते हैं और जब कैंसर मेटास्टेटिक होता है तो वहां से पेन स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी मेडिसिन मात्र एक्सटर्नल एप्लीकेशन से वहां पे हम जब कंप्रेस करते हैं मेडिसिन का तो वो पेन को वहां से रिलीव करती है, हमारी एनर्जी के सर्कुलेशन को बढ़ाती है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देती है और पेन के अंदर तुरंत कमी होना स्टार्ट हो जाती है। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो 8-8, 10-10 मॉर्फिन पर डे खाते हैं और हम उन पेशेंट्स को पहले दिन से ही जब हमारे हॉस्पिटल में जब एंटर्ड होता है और हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो उनके मॉर्फिन पूर्ण रूप से बंद कर देते हैं और हम देखते हैं कि पेशेंट को 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे में धीरे धीरे पेन उसका सबसाइड होता जाता है और पेशेंट की जो प्रॉब्लम है, उसको ब्लीडिंग है, उसको नेक्रोसिस है, उसको बहुत दर्द है, उन सब चीजों में कमी आती है। पेशेंट खाना खाने लगता है, इम्यून सिस्टम उसका डेवलप होना चालू होता है और जब पेशेंट में जब उसका दर्द खत्म होता है तो वापस से पेशेंट के अंदर जीने की इच्छा फिर से जागृत होती है और पेशेंट फिर ठीक होने लगता है।
बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पूरी तरह से सेफ है और ये काफ़ी कारगर भी साबित होते आई है, जिस तरह से आप अपने पेशेंट्स के केसेस बता रहे हैं। डॉक्टर अजय, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ज़रिए अगर कीमोथेरेपी और रेडिएशन के जो दुष्प्रभाव हैं, क्या उसे भी कम किया जा सकता है? क्या इस पर भी क्या पुख्ता शोध या कोई प्रमाण है अब तक? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, या तो ऐसे पेशेंट है जो ट्रीटमेंट पूरा लेके आते हैं, एलोपैथी का ऑपरेशन, कीमो, रेडिएशन करा के आते हैं, रिकरेंस होता है और उस समय डॉक्टर बोलते हैं कि इनका इलाज संभव नहीं है, वो मरीज आते हैं। या फिर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो जिनका एस फैक्टर होता है, जिनका किडनी में कोई इन्फेक्शन होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है और वो कीमोथेरेपी, रेडिएशन या ऑपरेशन करने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि अब इनका इलाज संभव नहीं है, इनकी लाइफ 2 महीने है, 3 महीने है, आप इनकी सेवा करिए। ऐसे पेशेंट्स आते हैं। या ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो जिनके परिवार में किसी को कैंसर हुआ है और कैंसर के बाद वो 6 महीने, साल भर में नहीं बच पाया है, तो उन्हें पता है कि कीमोथेरेपी से मरीज ठीक नहीं होता है, तो वो अल्टरनेट थेरेपी ढूंढते हैं। और जब उनको पता लगता है कि इंदौर में देवलिया हॉस्पिटल है जहां पर कैंसर का इलाज बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन किया जा रहा है, ऐसे मरीज हमारे यहाँ पे आते हैं और हम जब उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो उनमें अपेक्षा से ज्यादा उन्हें आराम होता है और इस कारण से पेशेंट का जब विश्वास बढ़ना स्टार्ट होता है तो कैंसर ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। जी, एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगी, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर आपके किसी परिचित को कैंसर है, कोई कैंसर से पीड़ित आपके आसपास है, तो उन्हें आप जरूर बताइए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में, क्योंकि ये पूरी तरह से सेफ है और काफी कारगर भी साबित हो रहा है। डॉक्टर अजय, कैंसर के 3rd स्टेज में अगर किसी की पहचान होती है कैंसर की, तो क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी पूरी तरह से कारगर साबित होती है? क्या इसका इलाज तब भी संभव होता है? बिल्कुल संभव है। अभी मेरे पास 3 ऐसे उदाहरण है पिछले 6 महीने के अंदर। हमने 3 मरीज हैं जिसका मैं बताना चाहूंगा। एक मरीज हमारे ऐसे थे कि जो गॉलब्लैडर का उनको स्टोन के रूप में उनका ऑपरेशन कर दिया गया और बाद में उसकी जांच कराई गई, पैथोलॉजी कराई गई, तो पता लगा कि उनको गॉलब्लैडर कैंसर है। जब उनका वापस से पेट स्कैन कराया गया तो बोला गया है कि इनको मेटास्टेटिक लीवर कैंसर हो गया है। तो उस समय ऑन्कोलॉजिस्ट ने उनको नो कीमोथेरेपी दे दी और कीमोथेरेपी के बाद दोबारा से फिर उन्होंने जनवरी के अंदर वापस से पेट स्कैन कराया तो पता लगा कि डिसीज मेटास्टेटिक होकर लीवर से अन्य ऑर्गन्स में पहुंच गई है। जब ऑन्कोलॉजिस्ट ने दोबारा कहा कि आपको फिर से कीमोथेरेपी लेनी होगी, फिर से आपकी सर्जरी होगी, तो चूंकि वो अपना 6 महीने का प्रोटोकॉल उनका ले चुके थे और वो पेशेंट जब हमारे पास इंदौर आए, हमने उनका ट्रीटमेंट किया और 4 महीने के अंदर ही उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। उनका हमने जब वापस सीटी स्कैन कराया तो उनका कैंसर ठीक हो गया। इसी प्रकार से एक पेशेंट और थे जिनको गॉलब्लैडर कैंसर था, नवंबर में उनको हुआ और उन्हें कहा गया कि सर्जरी होगी, कीमोथेरेपी होगी। चूंकि इस पेशेंट की एज लगभग 68 ईयर थी, वो दिल्ली हमारे सेंटर में आए थे और उनके किसी रिश्तेदार ने हमारे यहाँ पे उनको रिफर किया। वो पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट हुए जी। और हमने अभी 28 अप्रैल को दोबारा से उनका जब सिटी स्कैन कराया तो उनका गॉलब्लैडर का लीजन था वो पूर्ण रूप से खत्म हो गया। इसके अलावा इंट्राहेपेटिक डक्ट में जो इन्फ्लेमेशन थी, साथ में लीवर में जो मेटास्टेटिस था, वो भी ठीक हो गया। तो ये जो 2 पेशेंट आए हैं, ये 3rd स्टेज के पेशेंट थे और दोनों ही ये पेशेंट क्योर्ड हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पेशेंट 3rd स्टेज और 4th स्टेज में भी क्योर हो जाता है। एक बार यदि पेशेंट 4th स्टेज में पहुंच गया है तो वापस वो 3rd स्टेज में नहीं आता है। परंतु देवलिया हॉस्पिटल के अंदर ऐसे भी हमें परिणाम मिलते हैं कि वो 4th स्टेज का पेशेंट 3rd स्टेज में आ जाता है, 3rd स्टेज से वो 2nd में आ जाता है और कई बार वो मेटास्टेटिक का पेशेंट क्योर्ड हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास उदाहरण है जिसके अंदर हमने 3rd स्टेज और 4th स्टेज के पेशेंट को भी क्योर किया है। परंतु ऐसा हम दावा कभी भी नहीं करते हैं कि पेशेंट क्योर हो जाएगा। हम पहले तो ये बोलते हैं कि आप हमारा ट्रीटमेंट लीजिए, आप हमारा प्रोटोकॉल लीजिए, हम जो उनको डाइट बोलते हैं। देखिए, मैं अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहता हूं कि कैंसर को यदि हमें जड़ से खत्म करना है तो डाइट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। खाना जो हम खा रहे हैं उसका महत्वपूर्ण रोल है। हमें जो डाइट दी जाती है, हमारा जो एलोपैथी का प्रोटोकॉल बोलता है कि जैसे कैंसर होता है, डायग्नोस होता है, तो पेशेंट्स को बोला जाता है कि आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, आपको नॉनवेज खाना है, आपको अंडा खाना है, आपको पनीर खाना है, आपको ड्राई फ्रूट्स खाना है, आपको हलवा खाना है। तो ये सब खाने को दिया जाता है। उसका कारण ये है कि हम जब
ऑपरेशन होता है तो उस पेशेंट का बड़ा ऑपरेशन होता है, आसपास की लिम्फ नोड्स निकाली जाती हैं, ब्लड लॉस होता है, इसके बाद में कीमोथेरेपी दी जाती है। तो उन सब के लिए हमें वापस से एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमें रिच डाइट से ही मिलेगी जी। तो जब कीमोथेरेपी करते हैं तो हर बार हम उसका टेस्ट करते हैं कि यदि उसका प्लेटलेट्स यदि 1 लाख से कम है तो हम उसको दोबारा सेकंड डोज नहीं देंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उसका इम्यून सिस्टम खत्म होता जाता है। तो हम ये बोलते, हमारा ट्रीटमेंट के अंदर हम कहते हैं कि आप जब पेशेंट हमारे अस्पताल में आता है तो हम पहले दिन से ही उसकी हाई प्रोटीन डाइट बंद करते हैं, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट कैंसर सेल्स का न्यूट्रिशन है, भोजन है जी। और जब उसको हम भोजन देते रहेंगे, खाना मिलता रहेगा तो कैंसर कभी भी ठीक नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि 3rd स्टेज और 4th स्टेज का कैंसर एलोपैथी के ट्रीटमेंट के दौरान वो उसका केवल सर्वाइवल बढ़ता है, वो क्योर नहीं होता है। हमारे यहाँ जब वो 3rd स्टेज और 4th स्टेज का पेशेंट जब आता है तो हम उसकी डाइट चेंज करते हैं, हम उसको मिलियट्स खाने की सलाह देते हैं, हम उसको फ्रूट्स खाने की सलाह देते हैं, जूस खाने पीने की हम सलाह देते हैं और खाने का प्रोटोकॉल हम 8 से 10 घंटे रखते हैं और 14 से 16 घंटे बोलते हैं कि आपको भूखे रहना है और यदि भूख लगती भी हो तो आप जूस ले सकते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे कैंसर के सेल्स नॉर्मल सेल्स में बदलना स्टार्ट होते हैं और शरीर का जो इन्फेक्शन है, जो इन्फ्लेमेशन है, वो कम होना चालू होती है और वो पेशेंट 3 महीने 6 महीने के अंदर क्योर्ड हो जाता है। यानी ये कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ साथ एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना भी ज़रूरी है अगर किसी भी स्टेज के कैंसर पेशेंट को क्योर करना है। डॉक्टर अजय, क्या आप मानते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का एक अच्छा भविष्य है और भविष्य में ये कैंसर के मुख्य इलाज के तौर पर सामने आ सकता है, और अगर ऐसा हुआ भी तो क्या कुछ चैलेंजेस सामने आएंगे? देखिए, मेरा ये ऐसा सोचना है, मेरा ऐसा मानना है कि हमें इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट होना चाहिए कि जहां पर हम एलोपैथी के साथ में इलेक्ट्रोपैथी को भी साथ में शामिल कर दिया जाए। ऐसे कैंसर संस्थान, जो बड़े बड़े कैंसर संस्थान हैं जो एलोपैथी के हैं, और वहां पर पैलिएटिव केयर सेंटर होता है। हम ये देखते हैं कि ऑपरेशन के बाद में कीमोथेरेपी और रेडिएशन ये पैलिएटिव केयर का ही पार्ट है, परंतु कीमोथेरेपी और रेडिएशन के बाद वास्तव में जब पैलिएटिव केयर की आवश्यकता होती है तो हमारे कैंसर सेंटर उसने घर भेज दिया जाता है और बोला जाता है कि अब इनकी सेवा करिए। तो उस स्टेज में यदि वहां पर हमारा उस कैंसर हॉस्पिटल में यदि हमारा एक पैलिएटिव सेंटर हो तो वहां उन पेशेंट्स को हमारी मेडिसिन देके उनके इम्यून सिस्टम के हम ठीक कर सकते हैं, उनकी दर्द को, तकलीफों को हम कम कर सकते हैं। और उसके बाद भी यदि हम 4th स्टेज के अंदर भी यदि हम उसकी डाइट हम चेंज कर दें तो हम उस पेशेंट की लाइफ तो हम प्रोलॉन्ग कर ही सकते हैं, और ईश्वर ने यदि उनकी लाइफ दी होगी तो निश्चित है कि वो पेशेंट क्योर्ड भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है ये कैंसर की डिसीज के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आने वाले समय में, आने वाले 4 सालों में, 5 सालों में एक मेन स्ट्रीम के रूप में ये जाना जाएगा। यानी ये कहा जाए कि जो ट्रीटमेंट पहले से ही कैंसर पेशेंट्स का चल रहा है उसके साथ ही साथ अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भी साथ मिल जाए तो कैंसर पेशेंट क्योर होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर अजय, कैंसर के मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से हम नंबर्स देख रहे हैं, रिसर्च में भी, WHO की भी अगर हम रिपोर्ट देखें तो लगातार नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। स्वस्थ और सतर्क रहने के लिए बतौर डॉक्टर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, हम देखते हैं कि हमारे देश में हर साल 18 से 20 लाख कैंसर के पेशेंट हर साल रजिस्टर्ड होते हैं, और उसके अंदर से 50% जो पेशेंट होते हैं वो ट्रीटमेंट के दौरान ही एक्सपायर कर जाते हैं। बाकी के जो पेशेंट बचते हैं उनको रिकरेंस होता है, उनकी लाइफ 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से ज्यादा नहीं होती है। 2%, 3% ही पेशेंट ऐसे होते हैं जो 5 साल लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, और 1% पेशेंट ऐसा होते हैं जो अपनी लाइफ को 10 साल, 15 साल या 20 साल तक लेके जाते हैं। जी। तो कैंसर जो इस समय डे बाय डे बढ़ रहा है उसका प्रमुख कारण यह है कि हमारी सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमारी जो खेती हम जो कर रहे हैं, हमारे किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो पेस्टिसाइड्स का उपयोग बंद करके ऑर्गेनिक खेती की ओर चले। साथ के अंदर हमारा जो पोल्यूशन है, हमारी जो हम पानी पी रहे हैं, हम जो धुआं का उपयोग कर रहे हैं, इन सब चीजों को कम इनकी मात्रा होना चाहिए, तो हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। और साथ में हमारे यंगस्टर जो हैं उनको यही सलाह दी जाती है कि वो टोबैको का इस्तेमाल ना करें। हम देखते हैं कि टोबैको के जो पैक आता है उसके ऊपर एक भयानक सा फोटो बना होता है। हमारे ऐसे
कई पेशेंट आते हैं जिनको अल्सर बना होता है, और उसको देखने के बाद भी वो स्मोकिंग कर रहे हैं, उसमें देखने के बाद भी वो टोबैको का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसे मैक्सिमम पेशेंट आते हैं जिनकी एज 22 साल, 30 साल, 25 साल, 35 साल होती है और उन्हें ओरल कैंसर होता है। और हम देखते हैं कि ओरल कैंसर में उनकी लाइफ जो होती है वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से ज्यादा नहीं होती जी। यानी डॉक्टर अजय, तो ये है कि कुल मिलाकर लाइफस्टाइल सुधारनी है और उन तमाम बातों का ख्याल रखना है जिसकी वजह से कैंसर सेल्स डेवलप होते हैं या उन्हें ग्रो होने का मौका मिलता है। आज की पेशकश में आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय। तो देखिए, अगर आपके आसपास भी कोई कैंसर पेशेंट है या आपके किसी जानने वाले को कैंसर है तो आप भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस्तेमाल से, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जरिए ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आज के आयुष्मान के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।